बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जितने भी पहले चैप्टर डिस्कस किए हैं जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया है वो रिलेट करते थे प्रोबेबिलिटी से, वो हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन को हम समझेंगे कि रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ यूज़ होता है, और इसकी इक्वेशन क्या है, मॉडल क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इन द क्वेश्चन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिग्रेशन। अगर सिंपल वर्ड में रिग्रेशन में की डेफिनेशन करती हूँ तो मैं कहती हूँ मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल। हम अगर सिंपल डेफिनेशन इसकी करें तो हम कहते हैं measure of dependency between two variables। ये सिंपल डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि टू वेरिएबल्स, अगर हम कहते हैं कि मेजर ऑफ डिपेंडेंसी जो है बिटवीन द टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ रिग्रेशन। तो हमारे पास रिग्रेशन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन नोट करते हैं तो वो आप नोट कर लें कि मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ रिग्रेशन। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्टन जो थे, सर गैल्टन, उन्होंने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया था। उन्होंने एनालाइज किया था कि जो हाइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड हाइट्स ऑफ पेरेंट्स को देखा था। ठीक है, ये फिनोमेना जहाँ से स्टार्ट है, हाइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, वो कहते थे कि जो टॉल पेरेंट्स हैं वो टॉल चिल्ड्रन रखते हैं और जो स्मॉल पेरेंट्स हैं उनके जो चाइल्ड हैं वो भी स्मॉल है। तो हम कहते थे कि द एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन टेंड्स टू स्टेप बैक्स टू रिग्रेस टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन। दिस टेंडेंसी टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन वाज कॉल्ड अ रिग्रेशन बाय गैल्टन। जो गैल्टन से सर गैल्टन, दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द टर्म ऑफ रिग्रेशन। उन्होंने क्या एनालाइज किया था कि जो टॉल पेरेंट्स हैं वो टॉल चिल्ड्रन रखते हैं और जो शॉर्ट पेरेंट्स हैं वो शॉर्ट चिल्ड्रन रखते हैं। तो जो टेंडेंसी टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन वाज कॉल्ड द रिग्रेशन बाय गैल्टन। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग रिग्रेशन इन द डिफरेंट सेंस। अब जो है रिग्रेशन जो है वो डिफरेंट सेंस में यूज़ हो रही है। आपके सेंस में यूज़ हो रही है कि हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी जो है बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड अ रिग्रेशन इन विच वी हैव टू वेरिएबल। कौन कौन से हैं? y इज इक्वल्स टू जी a प्लस बी एक्स। मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ। तो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है। x की वैल्यूज़ आपको फिक्स गिवन होती हैं, आपने x की वैल्यूज़ के साथ आपने y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो y x पे डिपेंड करता है, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन, अगर आप इसको पढ़ोगे कि ये हमारे पास क्या है तो आप कहते हो कि y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, and one or more other variable called independent variable and provides the equation to be used for estimating or predicting the average value of the dependent variable from the unknown values of the independent variable। अब ये जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, इट्स यूज फॉर एस्टिमेटिंग एंड प्रिडिक्टिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नॉन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एज्यूम टू बी रैंडम वेरिएबल, बट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एज्यूम टू बी हैव द फिक्स वैल्यूज। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वैल्यू है दे हैव द फिक्स्ड वैल्यू है, ये हमारे पास क्या होती है, फिक्स वैल्यूड होती हैं। एंड y इज हैज़ द रैंडम वैल्यूज़, ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ नहीं होती हैं बल्कि रैंडम वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिग्रेशन। अब आप अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन करोगे तो आप कहोगे द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप ये भी कह सकते हो कि मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन, या आप एक और डेफिनेशन लो कि रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, relation between expected value of the dependent variable and the of dependent variable and single independent variable।
यही जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने इक्वेशन ऊपर डिस्कस किया, हम कहते हैं कि द रिलेशन जो है बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड आ रिग्रेशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है रिग्रेशन। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल ऑफ द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिंपल और टू वेरिएबल डेफिनेशन। अब हमारे पास क्या है कि सिंगल जो हमारे पास होता है रिग्रेशन, वो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो हम कहते हैं कि डिपेंडेंस होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट एंड व्हेन डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल ऑन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें अगर आप डिपेंड कर रहे हो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो ओनली वन है, तो वी कैन से इट्स अ सिंगल रिग्रेशन। एंड अगर आपके पास हमारे पास ये सिंगल नहीं है बल्कि ये टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है मल्टीपल रिग्रेशन में कि टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट, और हाँ अगर आपके पास डिपेंडेंस और रिप्रेजेंट आप बाय द स्ट्रेट लाइन होते हैं तो उसको रिग्रेशन को हम कहते हैं लीनियर। अगर आपके पास, यही मैं लिख देती हूँ, अगर आपके पास डिपेंडेंस जो है, डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, वो आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, लीनियर। और अगर वो लीनियर नहीं है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, कर्वीलीनियर। तो ये तो स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट जो रिलेट करते हैं विद द रिलेशन रिग्रेशन, ठीक है। अब रिग्रेशन में हम टू वेरिएबल यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि इन द रिग्रेशन स्टडी अ वेरिएबल हुज वेरिएशन वी ट्राई टू एक्सप्लेन डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वेरिएशन, जिसकी वेरिएशन को हम बयान करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाइल एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेरिएशन। अब ये क्या है कि इसमें जो वेरिएशन है वो हमने क्या करनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है, एंड एक्सप्लेन करनी होती है। और ये हमारा क्या होता है, सोर्स होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या करता है, ट्राई टू, दैट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द वेरिएंस, ये दैट इज़ यूज्ड, ये यूज होता है, इट्स अ सोर्स फॉर एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में जितनी भी वेरिएशंस हैं वो आप नोट कर सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए। वो सोर्स होता है और वो ट्राई टू एक्सप्लेन करता है, करने की कोशिश करता है इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएशन, अगर हमने नोट करनी है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल में। फिर अगर हम एक और टॉपिक आ जाते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नेम्स को एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसी को आपको बता देती हूँ आगे चल के कि जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट छोटे छोटे, ये कॉन्सेप्ट है नहीं, ये अपने माइंड में रखने, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास टू वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सेकंड हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट। आपके पास ये टू वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम जी कहते हैं रिग्रेसेंट, रिग्रेसेंट भी कहते हैं इस टर्म में। आप उसको बोलते हो प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेंट भी बोलते हैं, इस तरह रिस्पॉन्स वेरिएबल भी इसको बोलते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है, ये मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनके नेम्स क्या है। इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, जो नॉन रैंडम वेरिएबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, रिग्रेशन वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जिसमें क्या आ जाते हैं, रिग्रेसर, रिग्रेसर आ जाता है, प्रिडिक्टर आ जाता है, इसको प्रिडिक्टर भी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं,
तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनके नेम्स आ जाते हैं कि आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द रिग्रेशन इक्वेशन में। एक हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो होता है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट, आप उसको कह सकते हो कि रिग्रेशन, प्रिडिक्टेंट, रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन वेरिएबल। एंड आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको आप कहते हो रिग्रेशन, प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अक्सर आपसे MCQs में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, या आपको 2-3 ऑप्शंस और दिए जाते हैं। तो ये जो हमने अपने कॉन्सेप्ट है ना, इनको क्लियर करना है। तो आपके पास रिग्रेशन कहता है, रिग्रेशन आपके पास होता है मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द 2 वेरिएबल होता है, या आप कह सकते हो द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द रिग्रेशन रिलेशन। अब डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स क्या होते हैं इन द रिग्रेशन में, कौन कौन से, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। अच्छा स्टूडेंट, हम पढ़े हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिस्टिक्स मॉडल। अब स्टूडेंट आपको मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि नेम से। देखिए डिटर्मिनिस्टिक जो है इट्स टर्म रिलेट टू मैथ्स, ठीक है, ये मैथ से टर्म रिलेट करिए। एंड प्रोबेबिलिस्टिक जो है इट्स रिलेट विद द प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक, तो ये जो है ये मैथ से रिलेट कर रही होती है और ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करिए। अब बताने का थोड़ा सा मकसद ये था कि जो मैथमेटिकली इक्वेशन होगी ना वो मेरे पास फिक्स होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट प्रोबेबिलिस्टिक जो है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा कि एरर्स को अंदर से रिमूव करना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है जिसको हम लेते हैं y = a + bx, इसमें b एंड a हमारे पास के, a हमारे पास होता है जी इंटरसेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। एंड b इज़ द कोफिशिएंट, जो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट होता है ऑफ दिस इक्वेशन का। y हमारे पास क्या होता है, y हमारे पास जी है डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास क्या आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड x जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x की वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स रहती हैं, वो चेंज नहीं होता, बट y आपका x पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे x की वैल्यूज़ चेंज होंगी आपकी y की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को, कि हम कहते हैं कि वेयर a इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0 इज़ कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, एंड b इंडिकेट्स द चेंज इन द 1 यूनिट change in the x and is called the slope of the line. It's a slope of the line. ये हमारे पास क्या है, slope of line. B also shows slope of line and A is y intercept. Substituting a value of x in the equation are completely determine a unique value of y. अगर हम x की वैल्यूज पुट करते हैं तो we can get the unique value of y. Then the linear relation in such a case is said to be deterministic model. इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जो रिलेशनशिप है between the cells and आप कहते हो कि आपके पास सेल्सियस एंड फॉरेन हीट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, वो किस फॉर्म में होता है, F जो है 32 + 9/5 and C. इट्स अ फिक्स इक्वेशंस ऑफ द सेल्सियस एंड फॉरेन हीट रिलेशनशिप। इसी तरह अगर आप कहते हो कि एरिया ऑफ द सर्कल जो है उसका आपके पास क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो आपके पास फिक्स एक एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हम किससे शो करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आ जाते हैं मैथ्स में जी πr², ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड फॉरेन हीट वो भी सेम होता है, जिसमें हमारे पास फिक्स इक्वेशंस आ जाती हैं,
जिसमें कोई चांसेस नहीं होते हैं एरर्स के, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। बट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स क्या आ जाता है कि इसके कंट्रास्ट होता है, हम कहते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप इन सम सिचुएशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट नहीं होती सम सिचुएशन में। यहाँ तो हम एग्जैक्ट इक्वेशंस ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं इन द डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब डिफरेंस क्या है इन डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक में कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन नहीं होती। प्रोबेबिलिस्टिक में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट प्रीशियसली डिटरमाइन अ पर्सन वेट फ्रॉम हिज हाइट एज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो एन एग्जैक्ट लीनियर फॉर्म। जैसे कि हम अगर प्रोबेबिलिस्टिक पढ़ें, अगर हम ले रहे हैं वेट एंड हाइट को कंपेयर, वेट एंड हाइट का रिलेशनशिप देखकर हम इनको मालूम करना चाहते हैं, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कभी भी गिवन नहीं होगी, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। तो ऐसा जो मॉडल होता है ना जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, और तो हमारे पास डिटरमाइन द रिलेशन इन सच केसेस इन इज़ देन मॉडिफाइड टू अलाउ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है उसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं एरर्स के आने के चांस होते हैं, जिसको हम कहते हैं A+B प्लस ई। हमारे पास शो कर रहा होता है एरर को। तो हमारे पास यहाँ क्या होते हैं कि एरर के आने के चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर एक इंसान की हाइट जो है वो हम फिर एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि अगर वो हमारे पास है 5.6 है तो उसका वेट जो है वो भी, उसके लिए एक इक्वेशन नहीं बन सकती है। हाइट और वेट का जो रिलेशनशिप है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें से एरर आने के चांसेस होते हैं। तो जब आपके पास एरर आने के चांसेस होते हैं तो दैट टर्म इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो वो हमारे पास किस में यूज़ हो रही होती है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में यूज़ हो रही होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे और अच्छे तरीके से डिस्कस की भी है। अब स्टूडेंट हमारे पास आज जो मेन टॉपिक था इंशाल्लाह जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन रिलेशनशिप क्या है, फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर क्या है, और स्कैटर्ड डायग्राम क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप सबको बताना ज़रूरी था ताकि हम एग्ज़ाम्स में अगर, क्योंकि इनमें से आपके MCQs बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई होप स्टूडेंट आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है वो है अबाउट द स्कैटर्ड डायग्राम। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था अबाउट द रिग्रेशन। रिग्रेशन हम कहते थे कि मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, जिसमें हम इक्वेशन यूज़ करते y = a+bx, जिसमें हम क्या कह रहे थे कि y हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह जो स्कैटर्ड डायग्राम है स्टूडेंट, स्कैटर्ड डायग्राम क्या है, हम इसमें रिग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो रिग्रेशन इज आल्सो शोज बाय द आर। ठीक है, आर से हम रिग्रेशन को शो कर रहे होते हैं। ए इज़ द इंटरसेप्ट एंड बी इज़ द स्लोप। ठीक है, तो हम अब इसको डिस्कस करेंगे कि जो स्कैटर्ड डायग्राम है उसको क्या। अगर आप स्कैटर्ड डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहो तो हम कहते हैं कि जो स्कैटर्ड डायग्राम इज़ अ डॉट डायग्राम। हम क्या कहते हैं, स्कैटर, ये मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। Scattered diagram is a dot diagram and it is used to judge the existence, हम कहते हैं टू जज द एग्जिस्टेंस एंड द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। स्टूडेंट सिंपल आप बता रहे हो कि जो आपके पास स्कैटर्ड डायग्राम है वो आपके पास क्या होती हैं, डॉट डायग्राम। आप ऐसे बनाते हो स्कैटर्ड डायग्राम, ये जो इसमें डॉट्स गिवन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्कैटर्ड डायग्राम। ये हमारे पास क्या होती है, स्कैटर्ड डायग्राम। तो जो आपके पास स्कैटर्ड डायग्राम होती है वो आपके पास क्या होती है, डॉट डायग्राम, एंड इट इज़ यूज्ड टू जज द एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इन विच वी हैव टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और उन दोनों के दरमियान जो नेचुरल रिलेशनशिप होता है या जज करती है एग्जिस्टेंस को, तो वो हमारे पास हेल्पफुल होती है ऑफ द स्कैटर्ड
डायग्राम, तो अगर आपको स्कैटर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, पेपर में कोई आ जाता है, तो आप लिख सकते हो कि स्कैटर डायग्राम इज अ डॉट डायग्राम एंड इट यूज टू जज द एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गई है जी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम। हम कहते हैं कि अ फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग वेदर और नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल एग्जिस्ट इज टू प्लॉट ईच पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई एज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। स्टूडेंट अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है बाय द स्कैटर डायग्राम से कि जज करनी है, एग्जिस्टेंस करनी है या नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आपने मालूम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टू वेरिएबल्स को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ, और वो आपके पास क्या है वेरिएबल, एक x है एक y है, एक x है एक y है, एक x है एक y है, y एंड x। अब स्टूडेंट मैंने 4 स्कैटर डायग्राम बनाई हैं जिनमें मैं आपको सेपरेटली बताती हूँ कि हम स्कैटर डायग्राम को 4 सेपरेट हमने क्यों बनाए। अब देखिए स्टूडेंट मैं हर एक में डिफरेंट जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करूंगी। अब स्कैटर डायग्राम में हम कहते हैं कि वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स y एंड x। x हैव द फिक्स्ड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, इट्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बट y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, y x पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ फिक्स होंगी। आप इसकी वैल्यूज़ को देखते हुए अगर आप पुट करोगे इक्वेशन में तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है, तो y जो है वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x पे। तो स्कैटर डायग्राम अगर आपने प्लॉट करनी है तो आपने टू वेरिएबल्स को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ पेपर। सच अ डायग्राम इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम और स्कैटर प्लॉट। If a relationship between the variable exists, the points in the scatter diagram will show a tendency to cluster around the straight line or some curve. The most important point हम कहते हैं the points in the scatter diagram will show a tendency to cluster around the straight line, कि जहाँ क्लस्टर होता है, जहाँ आपके देखें ये पॉइंट जिस तरह क्लस्टर हैं, ठीक है जी, एंड इट शोज़ बाय द स्ट्रेट लाइन, जहाँ आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपके ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, जो डॉट्स हैं, डॉट्स इज आल्सो यूज़ द वैल्यूज़ ना, शोज़ द वैल्यूज़, जो हम डॉट्स लगा रहे हैं वो आपकी वैल्यूज़ को शोज़ कर रहे हैं, तो वो जहाँ भी क्लस्टर हैं वो इकट्ठे हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे एंड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, द पॉइंट्स इन विच स्कैटर डायग्राम विल शो अ टेंडेंसी टू क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन और सम कर्व, सच अ लाइन और कर्व अराउंड विच द पॉइंट्स क्लस्टर is called a regression line or regression curve. That is called the regression line and regression curve that shows the relationship between the two variable, and we use this equation a plus bx for the regression, जिसमें हम बताते हैं कि 2। और अगर आपने डायग्राम जिस तरह स्कैटर डायग्राम बना रहे हो उसमें भी आप यही बता रहे हो कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास जहाँ वैल्यूज़ क्लस्टर्ड होंगी, इकट्ठी होंगी, हम स्ट्रेट लाइन से उसको ड्रॉ करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास रिग्रेशन लाइन होगी या रिग्रेशन कर्व होगा। अब स्टूडेंट इनमें रिलेशनशिप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास 4 रिलेशनशिप, अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्लस्टर हैं लाइक दिस, ये ऐसे क्लस्टर है, ठीक है, तो देखें अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन से शो करते हो तो दिस कॉल्ड r इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव r इज़ ग्रेटर देन 0, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव लीनियर, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव लीनियर। स्टूडेंट अक्सर आपको ये होता है कि सॉल्व करके जब आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो जो आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हो वो आपके इन्हीं शेप में आ रहा है। अगर पॉइंट्स इस तरीके से क्लस्टर हैं, आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है पॉजिटिव लीनियर आ जाता है। अगर आपके पास ये ऐसे आ जाते हैं पॉइंट्स, यूँ क्लस्टर हैं ज़्यादा सारे पॉइंट, ये ऐसे, तो आप इधर लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट इज़ r इज़ लेस देन 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है नेगेटिव लीनियर आ जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव लीनियर। तो ऐसा रिलेशनशिप अगर शो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव लीनियर। ऐसा रिलेशनशिप आ जाए जहाँ वैल्यूज़ ऐसे क्लस्टर शेप में है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव लीनियर। बट अगर ये ना स्ट्रेट है ना कुछ है, ऐसे वैल्यूज़ आ रही हैं इस लाइन में, ये अगर वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर या हम कहते हैं सर्कुलर रिलेशनशिप है। ये हमारे पास क्या आ जाता है कर्वीलीनियर आ जाता है। इस रिलेशन अगर वैल्यूज़ आपके पास इस साइड पे मतलब एक मून की जो शेप है उस शेप में अगर हैं तो आप इसे बोलते हो कर्वीलीनियर। और अगर आपके पास कोई भी शेप नहीं बन रही है, फॉर एग्जांपल ये
ऑल द वैल्यूज स्कैटर अराउंड देयर वैल्यूज़, ठीक है, तो वो फैली हुई हैं इन द ग्राफ, तो आप उसको क्या कहते हो, नो रिलेशनशिप, वहाँ कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नो रिलेशनशिप, वो हमारे पास क्या आ जाता है, नो रिलेशनशिप। तो ये जो स्कैटर डायग्राम है, अगर आपको ड्रॉ करनी पड़ जाती है, आपको बनाने का तरीका तो आगे, बट आपको ये मेन पता होना चाहिए, अगर आपकी वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड है तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव लीनियर होगी, अगर नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव लीनियर है, अगर इस शेप में है तो कर्वी लीनियर है, और अगर कोई वैल्यूज़ का मुँह सर है ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा, दैट इज़ नो रिलेशनशिप, आपके पास कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाती है स्कैटर डायग्राम। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है हमारे पास, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये स्कैटर डायग्राम तो आपके पास हो गई है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमारे पास क्या है जी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्कैटर डायग्राम के बाद अब ये क्या है, जिसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जब स्टूडेंट आप मॉडल की बात करते हो ना, दैट शोज बाय द अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। अब हमारे पास, या आप इसे ई भी ना कहो, ये हम इक्वेशन में शो करते हो, यू कैन सी दिस लाइक दिस शोज एरर, ठीक है। अब अल्फा इज द इंटरसेप्ट, बीटा इज द स्लोप, वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज द इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द एरर। तो हमारे पास जो मेन होता है, एक्स जो हमारे पास होती है ना, इसमें हमारे पास क्या होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है, हमारे पास क्या होता है, फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह y जो है, y में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशन रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन एंड जो हमारे पास ये टर्म है, दिस इज कॉल्ड एरर कंपोनेंट्स, आप इसको कह सकते हो। आप इसको क्या कहते हो, एरर कंपोनेंट्स, ये चीज़ आ गई। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाता है, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन का मॉडल है। और इक्वेशन में आप क्या कहते हो, जो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है वो हमारे पास होती है प्लस बी एक्स होती है। अब हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास ये आ चुके हैं, जिसको हम डिस्कस भी करें। हम कहते हैं कि अल्फा एंड बीटा पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। और पैरामीटर्स आपकी जो ग्राफ में शेप्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ए इज़ द इंटरसेप्ट है एंड बी स्लोप इज़ कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। बी जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है, स्लोप भी इसको हम बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अक्सर आपका एग्जाम्स में आ जाता है जी, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करें, तो वो आप इक्वेशन में से बी की वैल्यू लेके फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास क्या होता है, विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई। जो यहाँ आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन जो है वो आपकी डायरेक्शन बताएगा, शो करेगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव लीनियर है, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे, जिससे हम ग्राफ में पढ़ रहे थे। अब स्टूडेंट, इसके लिए हम एरर की जो टर्म है उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एज्यूम्स कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, मैं यही लिख लेती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। एरर के लिए हम कहते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एरर है ना, इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर, हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज़ ज़ीरो होती है। फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ, हम कह लेते हैं एरर स्क्वायर होता है, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि वेरिएंस ऑफ एरर जो है वो हमारे पास क्या होता है, मिनिमम, या आप कह लो सिग्मा स्क्वायर होता है। आपके पास ये क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है इन द एरर टर्म में। देन आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ऐसे एरर है, ये टू टाइम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि एरर टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती है। यहाँ हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती है। वी एज्यूम फॉर द एरर टर्म के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टर्म जो है वो क्या है कि विद द वेरिएबल है
और इज इक्वल्स टू 0 है, इट्स मीन कि जो आपके पास मीन है या आप कह सकते हो कि एक्स एंड एरर जो हैं वो क्या हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट है ऑफ द ईच अदर। यहाँ भी क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन लास्ट वन, अगर हम कहते हैं कि एरर जो है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरर हमारे पास क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हो, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि जहाँ हमारे पास जो मीन है वो 0 है और जो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट्स अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरिएंस हमारे पास कांस्टेंट है एंड मीन जो है वो 0 है। दिस इम्प्लाइज y वैल्यूज आर आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एंड e आर आइडेंटिकल एक्सपेक्ट दैट दे हैव डिफरेंट मीन्स। दिस assumption is required for estimation or testing of hypothesis. This assumption, this one is assumption used for the hypothesis testing and linear regression। तो ये हम डिस्क्राइब कर रहे थे, हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्कस हो रहा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्टूडेंट अब जो हमारे पास मेन टॉपिक आएगा ना वो आएगा द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन क्या है, लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड हाउ वी कैन सॉल्व इन द क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको जो मेन चीज़ डिस्कस करनी थी वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, स्कैटर डायग्राम। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, बट मेन आपने फोकस करना है अबाउट दी स्कैटर डायग्राम, क्या हाउ वी कैन प्लॉटेड है या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू स्कैटर डायग्राम। आई होप स्टूडेंट आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हमने रिग्रेशन की टर्म डिस्कस कर रहे थे। तो रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, रिग्रेशन हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू, रिग्रेशन जो है वो मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स है, जिसमें हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे कि जी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसमें हम बता चुके हैं कि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a हमारे पास इंटरसेप्ट है, b इज़ द स्लोप है एंड x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड नहीं करता बल्कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स क्या है कि हम कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर दैट इज शोज बाय द LS। ये टर्म अक्सर LS से शो की जाते हैं। तो ये क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट की जो टर्म है शोज बाय द LS। और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। हम इसमें क्या कहते हैं, डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर्स। हमारे पास क्या है, ऑफ अननोन पैरामीटर्स, और इनमें पैरामीटर्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा आर द टू अननोन पैरामीटर्स। डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन पैरामीटर्स दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, दैट विल मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर्स of that will minimize sum of squares of error term। तो स्टूडेंट जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट बेसिकली है क्या, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर बेसिकली एस्टिमेट जो है वो हमें क्या करता है कि डिटर्मिनिंग द वैल्यूज़ ऑफ अननोन पैरामीटर्स, वो दो अननोन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करता है, मालूम करता है, डिटरमाइन करता है। दैट विल मिनिमाइज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरर, जो कि हमारे जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर है ना उसको कम से कम कर देती है, मिनिमाइज कर देती है। तो हमारे पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, determining the values of unknown parameter that will minimize sum of squares of error। and if we are discussing about model that is alpha plus beta x, models में हमारे पास क्या आ जाता है, alpha plus beta x, बट द टर्म इज़ आल्सो एड फॉर द एरर, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक टर्म है तो इसमें एरर आने के चांसेस आपके पास होते हैं। अब अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि लेट देयर इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास क्या है, मॉडल y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसी की इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस ई आ जाएगा, ठीक है, एरर टर्म, ई शोज बाय द एरर टर्म।
अब एरर को हम जो बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा ए एंड बी हैं वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं। हमारे पास क्या है इसमें, एल ए एंड बी, हमारे पास ए एंड बी हमारे पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं। हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स क्या हैं। तो आपके पास जो ए एंड बी आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट होते हैं। और ई जो हमारे पास होता है, जिसको हम एरर टर्म भी काउंट कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड द रेजिड्यूल। इसको ई को हम क्या कहते हैं, एरर टर्म को आप कहते हो रेजिड्यूल। तो अक्सर आपसे ये पूछ भी लिया जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप बेसिकली क्लियर किया करें, ताकि आपको MCQs अगर आते हैं तो समझें ये आपके साथ साथ थ्योरेटिकली जब मैं आपको पढ़ाती हूँ समझ लें ये आपके साथ साथ MCQs भी तैयार होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है तो आप एग्जाम्स में MCQs भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी डिटरमाइन दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिड्यूल्स। इन अदर वर्ड्स द बेस्ट रिग्रेशन लाइन इज वन विच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वर्टिकल डिविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज y एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिडिक्टेड रिग्रेशन मॉडल। अब हमारे पास क्या है, द लीस्ट स्क्वायर बेस्ट लाइन। अब वो कहते हैं कि मिनिमाइज करना है। ये जो मैंने इतनी बड़ी स्पीच की है इसका मतलब क्या था, मैं आपको ये सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ। वो कहते हैं कि ये जो एरर टर्म है जिसको हम रेजिड्यूल कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है ना अपनी इक्वेशन में से, उसमें प्रिडिक्टेड जो इक्वेशन है उसको क्या कर दे, माइनस कर दे, ऐसे कर दे, ये y माइनस वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो है दिस वन। अब मैं इसी को बोल के बताती हूँ कि हम अगर थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं द बेस्ट रिग्रेशन लाइन इज़ द वन विच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वर्टिकल डिविएशन, डिविएशंस मीन माइनस करना, बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y, बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज़ ऑफ y एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्टेड रिग्रेशन मॉडल जो हमारे पास है उसमें से अगर वो डिविएट करती है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर, दैट इज़ कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं प्रिडिक्टेड मॉडल की अगर हम डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस हमारे पास क्या आ जाती है a प्लस बी एक्स होता है ना, एंड दिस वन होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस को ओपन करती हूँ मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस एंड साइन चेंज इन दिस वन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट आपने इसमें बताना है कि हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं, एरर कहाँ पे आ रहा है, ग्राफिकली भी मैं आपको बताती हूँ और मैं समझा भी देती हूँ। फिर जो 2 अननोन पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं उनके लिए फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है, अगर वो इक्वेशन में आप यूज़ करना चाह रहे तो कैसे, क्योंकि ये फार्मूला इनके पता होंगे आपको लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स के, इनकी इक्वेशंस पता होंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकोगे ना। इन इक्वेशंस को मैं डिस्क्राइब करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिसमें ये इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स यूज़ होंगे, उनको फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बताती हूँ कि आपने यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि स्टूडेंट हमें अगर वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती हैं जो मैंने अभी फाइंड की हैं, हमारे पास क्या होता है ए एंड बी आर द 2 पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, किसमें हमने लिखा है जी समेशन ऑफ y माइनस y एंड दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मैंने अभी आपको ओपन करके बताया कि माइनस ए माइनस बी एक्स, कि वो साइन चेंज हो गया था इस प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ की जगह जब हमने ए प्लस बी एक्स लगाया था, तो जो अंदर का साइन है वो हमारे पास माइनस नेगेटिव बाहर होने की वजह से चेंज हो गया था। अब स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि हम डेरिवेशन ले लेते हैं बिटवीन द 2 वेरिएबल। अगर मैं इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। अब स्टूडेंट मेरे पास जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ना, ये तो हमारे पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं इन द रिग्रेशन। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ना दिस वन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है वो मुझे डिस्क्राइब कर रही है ए प्लस बी एक्स को डिस्क्राइब कर रही है, ये तमाम इक्वेशन को लेके। अगर मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, मतलब अगर मैं ये लेती हूँ तो दिस वन इज़ द एरर टर्म। ये मेरे पास क्या होती है, एरर टर्म होती है जो कि मेरे पास ये शो करती है। अब इधर मैं क्या करती हूँ माइनस, अगर मैं इधर ही ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है कि y प्रिडिक्टेड है तो a माइनस बी एक्स जो है एरर टर्म आ जाएगी। तो ये ग्राफिकली अगर आपने शो करना है तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फिक्स डिटर्मिनिस्टिक जो इक्वेशन होती है वो गिवन होती है, और यहाँ जो है मेरे पास एरर आ रहा होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर दिस वे। यहाँ y आता है y माइनस ए माइनस बी एक्स, इस वे में यूज़ हो जाती है।
और ये जो फुल लाइन जो आ रही है, जो आपकी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर रही है, क्लस्टर वैल्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन कहते हैं। दैट शोज़ a प्लस बी एक्स, दैट इज़ कॉल्ड द रिग्रेशन लाइन, या आपके पास रिग्रेशन लाइन होती है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ तक तो लिख दिया, अब हमने ये जो a एंड b का हमने फार्मूला फाइंड करना है उसको हमने देखना है कि हमारे पास अगर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इसी चीज़ का डेरिवेशन लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू a ले लेती हूँ पहले। अगर मैं डेरिवेशन ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू a, तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, आपको डेरिवेशन लेने आती है, हम पावर को पहले ले आते हैं, उस पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये डेरिवेशन का रूल है 2 माइनस 1, एंड फिर हमने डेरिवेशन लेनी है a की, जो कि y माइनस a माइनस बी एक्स एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है 2, अब देखें 2 में से 1 पावर गई तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली 1 पावर रह गई है। एंड यहाँ आप देखें y हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ आल्सो 0 हो जाएगा। हमारे पास a क्या है, 0 नहीं सॉरी, a हमारे पास क्या होना चाहिए, a की तो हमने डेरिवेशन लेनी है, तो दैट इज़ -1 एंड दिस वन नो a, इट्स आल्सो टर्म काउंट 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 1 वो बनेगी दिस वन, ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन आप क्या करोगे, आप डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू b लोगे। ठीक है, अगर मैं डेरिवेशन लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू b तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये विद रिस्पेक्ट टू b ले रही हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट ले देती हूँ, पावर पहले, फिर पावर में से एक काम, आप माइनस करोगे 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, एंड यहाँ आप देखें ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, बट b इसमें है, तो हम डेरिवेशन इसके लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2x समेशन ऑफ y माइनस a माइनस बी एक्स। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मैं ग्राफ को रेज कर रही हूँ, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ कि इनका आंसर आपके पास क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 समेशन ऑफ y माइनस माइनस प्लस 2a, बल्कि यहाँ समेशन की जगह n कांस्टेंट है तो n a आएगा, प्लस 2b समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ आप कैसे लिखोगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी -2 समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2a समेशन ऑफ x एंड प्लस 2b समेशन ऑफ x स्क्वायर, दिस वन। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे कि आपके पास जो 2 है, अगर आप उसको सेकेंड साइड पे ले जाते हो तो आपके पास इक्वेशन ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। आपके पास माइनस समेशन y प्लस na प्लस b समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब अगर स्टूडेंट मैं ये जो माइनस वाली साइड है इसको दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, na प्लस b समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ y। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन यूज़ होती है। सेकेंड, आपको अगर इसमें से आप 2 क्या ले लेते हो, मैं ऊपर लिख देती हूँ। हमारे पास अगर 2 में माइनस कर देती हूँ, मतलब लेके इसमें से कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो वहाँ 0 है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होकर फिर 0 आ जाएगा। मेरे पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगी समेशन ऑफ एक्स वाई, मैंने इसमें से 2 निकाल लिया सिर्फ, प्लस a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके नीचे जाके डिवाइड किया तो वो 0 हो गया। अब यहाँ जो मेरे पास माइनस टर्म है, अगर मैं उसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या टर्म रह जाती है, a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x y। तो सेकेंड इक्वेशन दैट इज यूज्ड इन विच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन से हम ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हैं a एंड b जो हैं उनको हम इजीली क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट को। इंशाल्लाह ये फार्मूलेज़ में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, फिर ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि इसमें हमने करना क्या और ये कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में भी आती है। तो आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने नहीं भूलना। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर दे दी जाती है, पूछ ली जाती है, और अक्सर क्वेश्चन दे के आपसे पूछ लिया जाता है कि जी आप लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज़ भी बताएं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हैज़ द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़ हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम कहते हैं द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन विल ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट एक्स बार एंड वी बार, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन always goes to the point x bar and y bar 2 points, the mean of the data, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज टू दीज पॉइंट्स मीन ऑफ द डेटा, इनमें से गुजर के जाएगी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं कि द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू y फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, मीन समेशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसको हम थ्योरेटिकली कैसे डिस्कस करेंगे कि द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू, द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, कि हम जो सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू में से लेते हैं वो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन। अगर हम इसी चीज़ का क्या ले लें, सम ले लें, जो हम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस ले लें इज ऑलवेज मिनिमम आते हैं, वो आपके पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज अ मिनिमम एंड दिस वन शोज दैट लाइक दिस, ठीक है। हम इसको ऐसे शोज कर सकते हैं इन अवर प्रॉपर्टी को बयान करते हुए। द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द रैंडम सैंपल इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिकॉज ए एंड बी आर द अनबाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। तो आप क्या कहते हो कि आपके पास जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है वो क्या होता है, रैंडम सैंपल में बेस्ट लाइन होती है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है आपके पास, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इन रैंडम सैंपल कंसीडर एज अ बेस्ट फिट। तो ये हमें क्या समझा जाता है, बेस्ट फिट। और इसकी रीज़न क्या है कि जो हम ए एंड बी फाइंड करते हैं ना, ये जो लाइन हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन, इसमें हम क्या करते हैं, ए भी फाइंड करते हैं, बी भी फाइंड करते हैं। सो दैट आर द टू पैरामीटर्स हैं, अल्फा एंड बीटा है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन जो हम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, वो इसी को शो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ए एंड बी। तो ये हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है इन अ रैंडम सैंपल में वो कंसीडर होती है एज द बेस्ट फिट। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन स्टूडेंट क्या है, ये कैसे यूज़ होती है, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस, इसकी जो हमने अभी 2 इक्वेशंस फाइंड की थी वो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बेसिकली मेरे पास 4 प्रॉपर्टी थी। हमने क्या बोले थे कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट मीन्स ऑफ द डेटा, जो एक्स बार एंड वाई बार में से गुजर के जाती है। देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास y में से अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू y हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं इज ऑलवेज इक्वल टू 0 है, और अगर इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो वो आपके पास मिनिमम आना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है इन अ रैंडम सैंपल कंसीडर एज द बेस्ट फिट, और उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं, उसकी वजह से ये जो लाइन है ये बेस्ट कंसीडर की जाती है। तो ये तो स्टूडेंट आपके पास आ गया टॉपिक लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन का। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी कि हमने रिग्रेशन थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया कि जी कंप्यूट रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन को हम कंप्यूट करते कैसे हैं, क्योंकि रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है कि डिपेंडेंसी होती है बिटवीन द 2 वेरिएबल, और वो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्स एंड वाई। तो यहाँ जहाँ आ जाते हैं कि कंप्यूट रिग्रेशन लाइन, तो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन होती है जो कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी
एक्स। तो आपने उस लाइन को कैसे मालूम करना है? देखिए, जब भी आपने लाइन को मालूम करना है तो हमने टू इक्वेशंस इससे पिछली वीडियोस में हमने कंप्यूट भी की थी, ड्राइव भी की थी कि ए एंड बी के लिए टू इक्वेशंस, बट फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं। बट बेसिकली अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे तो आपके पास वो चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। बट अगर आपको ईजी लगता है इक्वेशंस सॉल्व करना तो आप इक्वेशन से भी कर सकते हो। बट मैं यहाँ फार्मूला यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे बेसिकली लगता है कि फार्मूले से आप जल्द जो है फाइंड कर सकते हो आंसर भी, और आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हमारे पास क्या आ गया है? y ऑन x। देखिए, अगर हमारे पास ये है ना कि y जो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड b x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसको क्या कहते हैं? y ऑन x। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है? y ऑन x। अगर आपको एग्जाम्स में कह दिया जाता है कि जी आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x, तो दैट विल फाइंड दिस लाइन। अगर आपको कहते हैं कि आपने लाइन फाइंड करनी है x ऑन y, तो फिर आपके पास क्या आएगा? x पहले आ जाएगा, x हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड जो y होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। तो ये x ऑन y। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव द सिचुएशन के y ऑन x आपने इक्वेशन फाइंड करनी है y ऑन x। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। a एंड b आर द टू पैरामीटर्स हैं जो कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जिनको हम कहते हैं, जिनकी वजह से ये जो लाइन है बेस्ट कंसिडर होती है, जो कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ भी चुके हैं। अब स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x द फॉलोइंग डेटा, what is the regression coefficient, what does it mean? ठीक है, देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट मैंने आपको पहले भी बताया कि ए हमारे पास क्या होता है? ए हमारे पास होता है जी इंटरसेप्ट। क्या होता है? इंटरसेप्ट। बी हमारे पास क्या है? स्लोप है, या आप इसको कहते हो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हो, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो वो कहते हैं आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट इस लाइन में से फाइंड करना है। आपको टू वैल्यूज के गिवन हैं, जिसमें आपको x की वैल्यूज भी गिवन थी एंड y की वैल्यूज भी गिवन है। तो कहते हैं कि आप कंप्यूट करके बताएंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आएगा, लाइन क्या आ रही है, उस लाइन को भी फिट करें, और फिर बताएं कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या बनता है, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट देखिए, हमने जो हमने फाइंड की थी, जो हमारे पास क्या थी इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व भी की हैं, वो हमारे पास थी जी नॉर्मल इक्वेशन जो थी टू, वो समेशन ऑफ एन ए प्लस समेशन बी समेशन ऑफ एक्स, एंड समेशन ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने फाइंड भी की थी। ये हमारे पास क्या हैं? टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं ऑफ द रिग्रेशन लाइंस की, नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट, अगर आप फार्मूला पुट करके सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास क्या होगी? बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन हम क्या लिख सकते हैं? एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन यूज फॉर द y ऑन x के लिए। ठीक है, ये हम फार्मूला कब यूज़ करेंगे? y ऑन x। अगर x ऑन y हो तो फिर हम यहाँ नीचे x की जगह y यूज़ करेंगे। बट बेसिकली अभी आपको मैं ये समझा दूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या पता चलेगा कि हमने कैसे चीज़ें फाइंड करनी है और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। देखिए, x एंड y की वैल्यूज़ हमें गिवन थी। ठीक है, इसमें x की वैल्यूज़ भी गिवन थी, हमें y की वैल्यूज़ भी गिवन। अब वो फाइंड कह रहे हैं कि आपने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी। अगर हम b फाइंड कर लेते हैं तो a फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, b फाइंड करने के लिए हमें समेशन ऑफ एक्स वाई की ज़रूरत है, समेशन ऑफ x की ज़रूरत है, समेशन ऑफ y। ये तो इजी है कि जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में उनका सम कर लो। x वैल्यूज़ का मैंने सम कर लिया, मेरे पास आए 102। इसी तरह समेशन ऑफ y में मैंने y वैल्यूज़ का सम कर लिया, मेरे पास क्या आ गया? 302 आ गया। अब समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है कि मैंने x और y को मल्टीप्लाई किया और उसका सम ले लिया, जो कि 3853 है। लास्ट वन इज़ द एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या आ रहा है? तो मैंने x की जो है वो स्क्वायर ले लिया है। 5 हमारे पास 25 हो गया, 2 टाइम लिखा है, 6 का स्क्वायर लिया 36 हो गया, 8 का लिया 64 हो गया, तो इसका सम किया ये आ गया। अब हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 9 टोटल वैल्यूज़ 9 है, 3853 में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ इनकी पुट कर रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। 302 एंड हमारे पास क्या है 9 1308
-102 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.831, दैट इज़ द बी कोफिशिएंट। जो उन्होंने कहा था कि आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो वो हमने इजीली फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट हम ए कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो रिग्रेशन लाइन है ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, तो उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं कि वाई बार प्लस बी एक्स बार। अब अगर हमने ए फाइंड करना है तो मैं वाई बार माइनस इसको दूसरी साइड पे ले आती हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए मुझे जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन फॉर द सॉल्विंग द इक्वेशन, तो मुझे रिक्वायर्ड है जी वाई बार भी चाहिए, एक्स बार भी चाहिए। अब वाई बार क्या एक्स बार क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ, मैं ये यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए, मैं आगे सॉल्व करूँगी। वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब स्टूडेंट देखें वाई बार एंड एक्स बार मीन आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और स्टूडेंट ये जो प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जिनमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जहाँ तक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं, वो भी मेरे पास चैप्टर है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम आपके ये वीडियोज़ आप बना दी, तो आप पहले देखें मेरे चैनल पर तमाम जो चैप्टर वाइज वीडियोज़ गिवन है। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं, मैं देन आपका प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी। अच्छा वाई बार स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, एक्स बार जो हमारे पास होता है वो होता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, एंड y बार क्या होता है समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। सिंपली वी कैन से वी आर फाइंडिंग द मीन। अगर हम मीन फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला है। अब देखें समेशन ऑफ x हमारे पास क्या है 102 है एंड 9, तो समेशन ऑफ x में आप क्या करोगे x बार आप 102 डिवाइडेड बाय 9 करो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाए x बार। अब मेरे पास जो x बार की वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको बताऊँ। जो मेरे पास y बार की आई हैं वो मेरे पास आ जाती हैं जी, मैं इनको लिख सकती हूँ 33.56 आ जाती है, माइनस बी मेरे पास क्या है 2.831 है। बी मेरे पास क्या होता है कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड देन मेरे पास क्या आ जाता है 11.33। अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, इसमें से माइनस करती हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो 1.75। तो मेरे पास अब जो रिग्रेशन इक्वेशन बनी है, देखिए रिग्रेशन इक्वेशन जो मैंने लिखी भी हुई है, तो ये मेरे पास क्या थी y जो मेरे पास थी वो था a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है उसमें a की वैल्यूज़ मैं पुट कर देती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आई है 1.47, एंड फिर हमारे पास क्या आया b की वैल्यू क्या है प्लस 2.831 x। तो अब हमारे पास एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट उन्होंने पूछा था, हमने b की वैल्यू फाइंड करके उनको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी दे दिया। फिर हमने जो लाइन थी जिसको हम कहते थे कि y ऑन x रिग्रेशन लाइन है, वो भी हमें रिक्वायर्ड होगी, ये भी चीज़ सॉल्व होगी। फिर अब वो उन्होंने कहता है कि इसका मीनिंग क्या बनता है, हम कहते हैं द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट b 2.813 विच इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ y इंक्रीज बाय 2.831 यूनिट्स फॉर द यूनिट इंक्रीज इन x। अब देखें जो हमने ये फाइंड किया था ना कि हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा था, यहाँ से मैं रीज कर देती हूँ, आपको बताती हूँ। स्टूडेंट जो हमने b फाइंड किया था ना, b फाइंड करता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को, ठीक है। किसको फाइंड कर रहा होता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब b फाइंड करने का मतलब हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो b है वो कितना आया 2.831। इसका मीनिंग ये था कि हमारे पास जो यूनिट है वो x में अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो y में कितना बढ़ता है, जो यूनिट बढ़ रहा है वो किस रेंज से बढ़ रहा है 2.831 की रेंज से बढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या बताते हैं कि हम कहते हैं द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 2.831 विच इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ y इंक्रीज बाय 2.831 यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट्स इंक्रीज इन द x। अगर यूनिट इंक्रीज हो रहा है x, तो उस यूनिट्स के इंक्रीज होने से 2.831 जो है यूनिट्स हमारा बढ़ रहा है y का, दैट शोज द बी रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था, अक्सर आपसे जी पूछ लिया जाता है कि आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करें y ऑन x, ये y ऑन x है। अक्सर जी कहते हैं कि आप फाइंड करें रिग्रेशन x ऑन y, तो आपके पास ये आ जाते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये रिग्रेशन है जिसमें रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये है जो हम प्रिडिक्ट की है। देन b जो हमारे पास होता है वो क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अगर आपको कहते हैं इंटरसेप्ट बताएं तो a इज आल्सो इंटरसेप्ट एंड दिस वन b इज द कोफिशिएंट रिग्रेशन। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने फाइंड करना है। कल तो हमने फाइंड की थी रिग्रेशन लाइन, आज हमने कंप्यूट करनी है रिग्रेशन लाइन, बट जिसमें हमने आर वाई एक्स फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन एंड आर एक्स वाई, ठीक है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। बट आपको जो इसमें क्वेश्चन गिवन था वो कहा गया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है आपने फाइंड करना है वाई ऑन एक्स। अगर वाई ऑन एक्स आएगा तो आपने ऐसे लिखना है। अगर आपके पास आ जाता है जी रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स ऑन वाई, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स ऑन वाई तो आपके पास ऐसे आ जाएगा एक्स ऑन वाई, ऐसे लिखेंगे आप। एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर वाई ऑन एक्स है तो आप ऐसे शो करोगे कि वाई को पहले लिखोगे। अब स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका फार्मूला लिखा देती हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि बी वाई ऑन एक्स जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब वाई ऑन एक्स को आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो फार्मूला है वो क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है। बट जो चेंजिंग आएगी दोनों में आप कंपेरिजन करना है वो यहाँ आएगी कि यहाँ हम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स और होल स्क्वायर लिख रहे हैं। ये हमारे पास फार्मूले है कोफिशिएंट रिग्रेशन जो है वाई ऑन एक्स। अगर वाई ऑन एक्स है तो आपने नीचे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ होता एक्स ऑन वाई तो आपने क्या लिखना था, एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों जो हम कोफिशिएंट पा रहे हैं उनमें के। अगर वाई ऑन एक्स आएगा तो आपने एक्स की वैल्यूज़ डालनी है, अगर एक्स ऑन वाई आएगा तो आपने वाई की वैल्यूज़ डालनी है। फर्स्ट हम ये सॉल्व करते हैं। अच्छा जो इसकी रिग्रेशन लाइन बनेगी ना स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इज द स्लोप बी वाई ऑन एक्स एंड दिस वन वेरिएबल, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें x भी गिवन था एंड y भी गिवन था। अब हमने क्या फाइंड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इस टर्म को देखें सिर्फ y ऑन x तो आपको फिर y स्क्वायर की ज़रूरत नहीं होती, आपको x स्क्वायर की रिक्वायर्ड होगा। समेशन ऑफ x भी आपके पास है, समेशन ऑफ y भी है। समेशन ऑफ x क्या है कि जितनी भी आपकी x की वैल्यूज़ हैं आपको उसने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। और समेशन ऑफ y भी ऐसी है कि जितनी भी आपको y की वैल्यूज़ गिवन है आपने उसको सम कर लेना और ये लिखना है। समेशन ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है कि आपने पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है फिर उसका सम लेना है। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 60, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 90। इन सब को मल्टीप्लाई करके इनका सम लेना है जो कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए और मैं आपको थोड़े टाइम में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। इस वजह से मैंने ये कैलकुलेशन पहले से कर ली थी क्योंकि ये कैलकुलेटर का काम है और वो आप इजीली कर सकते हो, आपको मेथड समझ आना चाहिए। अब स्टूडेंट जब मेरे पास ये सब समेशन आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, तो मैं सिर्फ इसमें पुट करूँगी वैल्यूज़ कि मेरे पास आंसर क्या आएगा। वाई ऑन एक्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, देखिए हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 10, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई इज़ गिवन जो हमारे पास क्या है 3 4 6 7 माइनस समेशन ऑफ एक्स क्या है 130, समेशन ऑफ वाई हमारे पास है 220। ये सिर्फ और सिर्फ मैं स्टूडेंट क्या कह रही हूँ, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, बाकी एक्स्ट्रा अभी काम कुछ भी नहीं कर रही। एंड माइनस समेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाता है 130 एंड होल स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास ये फुल कैलकुलेशन सॉल्व करने से आएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.02। और ये कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो कितने एक्स के यूनिट के बढ़ने से कितनी इंक्रीज़ हो रही है इन द यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। तो वो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो शो करते हैं। अब इसमें हम फाइंड कर सकते हैं ए का फार्मूला क्या होगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब देखें वाई बार, अगर मैंने आपको बताया कि वाई बार हमारे पास क्या होता है, वाई बार होता है कि समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन। ये हमारे पास क्या है, मीन है जो कि हम फाइंड करें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 माइनस 1.02 एंड 13। हमने इधर क्या किया है कि y की जगह y बार की वैल्यू पुट की है, b जो कोफिशिएंट हमने फाइंड किया हुआ था रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड x बार की जगह x की। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 8.74। इस तरह आप कैलकुलेशन जो है अपनी इजीली कर सकते हो जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, जो आपने फाइंड करनी है लाइन फॉर द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x के लिए। तो y ऑन x के लिए आपके पास ये देखिए हमने इधर a की वैल्यू लिख दी प्लस 1.02 एंड x। तो ये इक्वेशन आपने फाइंड कर ली स्टूडेंट। अब ये तो इक्वेशन हमारे पास थी कि y ऑन x के लिए। अगर हमारे पास आ जाए कि x ऑन y के लिए कौन सी इक्वेशन गिवन है तो आपने फिर कैसे सॉल्व करना है वो तरीका मैं अब आपको बताती हूँ। ये मेथड तो हम इसे पिछले एग्जांपल में भी कर चुके थे लेकिन मैंने इसके साथ इस वजह से करा है ताकि आपको थोड़ा कंपैरिजन हो जाए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम फाइंड करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या आएगी।
अब जो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वेशन जो है हमारे पास वो है x ऑन y। जब x ऑन y है तो इट्स मीन x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास क्या x ऑन y है एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यूज़ एग्जैक्ट होंगी, फिक्स्ड होंगी और y की वैल्यूज़ चेंज होने से आपकी x की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी एज ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट जो है उसके मुताबिक बता रही हूँ। देन a हमारे पास इंटरसेप्ट है, b हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है, स्लोप है, ठीक है, जो कि आपके y में जितना यूनिट इंक्रीज़ होती है उतने यूनिट x में कितना असर पड़ता है वो आपको बताती है। अब देखिए जब हमने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं बी एक्स ऑन वाई के लिए तो वो मेरे पास फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी एंड समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई। ये वाई ऑन एक्स के लिए भी यही टर्म थी। चेंज आपके पास कहाँ आएगा कि जहाँ हमारे पास आता था ना कि वाई ऑन एक्स, वहाँ हम नीचे एक्स की वैल्यूज, बट अब है एक्स ऑन वाई तो हम क्या लिखेंगे एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास जब इसे पुट करेंगे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास 3 4 6 7 माइनस 130 220 एंड 10 5 4 8 6 माइनस 220 होल स्क्वायर। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 0.94 आपके पास क्या आ जाएगी बी कोफिशिएंट, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा भी था कि आपने इसे फाइंड करने हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई भी आपने फाइंड करना है, तो हमारे पास एक्स ऑन वाई आ गया। अब आप इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है कि हमारे पास क्या आएंगी। अगर आप y की वैल्यू फाइंड करोगे a तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बार माइनस बी एक्स वाई एंड वाई बार। अब ये तो हमारे पास मीन है, ये ऑलरेडी आप फाइंड कर सकते हो। मैं सिंपल इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ये सॉल्व कैसे करना है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो ट्रू है या रॉन्ग है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इक्वेशन में हमने सिंपली पुट करना है। इक्वेशन आपके पास ये कि बनती a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस 7.68 एंड प्लस 0.94 y की वैल्यू। तो दैट वाज द इक्वेशन दैट वी रिक्वायर्ड। जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने लिख दी है और ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन है अप्रोप्रिएट फॉर प्रिडिक्टिंग द वेट फॉर द गिवन लेंथ। ये वेट एंड लेंथ का जो रिलेशनशिप था उसमें एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स के जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड किए हैं, रिग्रेशन लाइन फाइंड की है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं तो स्टूडेंट आपने इस तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है, और आपको इनका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दूंगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगी।